Hello everyone, this is Aditya Singh Parihar and welcome to AICS, that is Adi Institute for Civil Services. दोस्तों आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस समय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अयोध्या जो है वो नेपाल में है और लॉर्ड राम जो है वो नेपाली ही थे। तो ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ दिया है और क्यों दिया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है उनका, और कुछ रिसेंट टाइम से जो नेपाल के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, इंडिया का उस पर क्या रिएक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइटर नोट पे देखते हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, भगवान राम नेपाली थे। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा तो आज से नेपाल का नाम भारत। जैसा कि हम जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी कुछ टाइम से काफी ज्यादा प्लेसेस के नाम चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका भी नाम चेंज कर दिया। तो देखते हैं सबसे पहले कि स्टेटमेंट कहाँ दिया गया था। तो 13 जुलाई को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने आदि कवि भानुभक्त आचार्य की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में यह स्टेटमेंट दिया था कि जो राम है वो अयोध्या में ही बॉर्न हुए थे, लेकिन वो जो विलेज है अयोध्या वो नेपाल में है, ना कि इंडिया में, जैसा कि इंडिया बताता आ रहा है। आदि कवि भानुभक्त आचार्य जो थे वो थे, उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण थी उनको नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था नेपाल में। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में इशू है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा सकता है। तो 3 मार्कर में आप क्या लिखेंगे, आदि कवि भानुभक्ताचार्य वाज बोर्न इन 1814 इन तानू ऑफ वेस्टर्न नेपाल। तानू एरिया, जो तानू डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न नेपाल में, वहां से ये बिलोंग करते थे। और उन्होंने जो काम किया था वो ये था कि वाल्मीकि जो रामायण थी उसको नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ही डाइड इन 1868। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो उन्होंने क्लेम किया है कि एक्चुअल में अयोध्या कहाँ पे है, उसकी लोकेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ही क्लेम्ड अयोध्या इज अ विलेज टू द वेस्ट ऑफ द नेपाली बॉर्डर टाउन ऑफ बीरगंज। बीरगंज नाम का जो टाउन है जो इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीचों बीच है, वहां पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अयोध्या। वो कहना चाह रहे हैं कि ये वही अयोध्या है जहां पे राम जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक और चीज कही इस स्टेटमेंट में कि जो अयोध्या है जो उत्तर प्रदेश में है इंडिया में, वो लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है। वो क्या है, इंडिया ने खुद डेवलप की है। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कल्चरल एनक्रोचमेंट करते हुए इंडिया ने एक अयोध्या नाम की सिटी क्रिएट करी है, ताकि वो ये बता सके कि जो अयोध्या है, जो राम की अयोध्या है, वो एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम लोग जानते हैं कि सीता की शादी हुई थी राम से, लेकिन वो राम वो नहीं थे जो अयोध्या के थे, वो राम वो थे जो अयोध्या नेपाल वाली अयोध्या के थे। पीरगंज के पास जो गांव है अयोध्या, वहां के वो राम जी पैदा हुए थे। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज कही, जो वाल्मीकि आश्रम जो हमारे इंडिया में है, वो वाल्मीकि आश्रम इंडिया में ना होते हुए नेपाल में है। इसके अलावा किंग दशरथ ने जो यज्ञ किया था वो यज्ञ भी रिडी नाम की जगह पर है जो कि नेपाल में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राजा जनक थे, जो सीता जी के पिताजी थे, वो नेपाल के थे, सीता जी भी नेपाल की थी, बट राम जी और दशरथ जी वो थे अयोध्या के। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि एज दशरथ वाज द रूलर ऑफ नेपाल, इट इज नेचुरल दैट हिज सन राम वाज आल्सो बोर्न इन नेपाल। उन्होंने कहा कि दशरथ जो थे वो नेपाल के थे, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने यज्ञ किया था जो कि नेपाल में है। तो इस वजह से वो ये लॉजिक लगा रहे हैं कि दशरथ अगर नेपाल के हैं तो उनके बेटे भी नेपाल के ही होंगे। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट में लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने क्या जजमेंट दिया था, जो बाबरी मॉस्क थी जिसको हिंदू लोग मानते हैं कि वहां पे राम जन्मभूमि थी, वो किसको दे दी जाएगी, हिंदुओं को। तो ये जो वर्डिक्ट है ये इटसेल्फ बताता है कि वो जगह जो है वो राम की जन्मभूमि है जो कि इंडिया में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडिया का व्यू है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद जो कि पूरा का पूरा केस चल रहा था काफी टाइम से कि एक्चुअल में जो राम जन्मभूमि है वो कहाँ है, तो राम जन्मभूमि इस केस से ही समझ में आता है कि वो इंडिया को ही बिलोंग करती है। एक्चुअल में हुआ क्या है दोस्तों, काफी टाइम से जो नेपाल है उसके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल में इस समय गवर्नमेंट है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसको हेड कर रहे हैं केपी शर्मा ओली।
आप लोग जानते होंगे कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है। तो वो क्या चाह रही है कि जो नेपाल है, नेपाल एक्चुअली में एज अ बफर स्टेट काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो वो क्या सोच रहे हैं कि नेपाल को भी अपनी तरफ ही मिला लिया जाए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और उसको अपने में ही सबमर्ज कर लिया जाए। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ने उससे हमेशा अपना नेबर माना है और हमेशा, आप लोग जानते भी होंगे कि इंडिया से नेपाल जाने में बिल्कुल भी ना पासपोर्ट लगता है ना ही वीजा लगता है। तो इतना ज्यादा ट्रस्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन 2008 के बाद से, जब से वहां से मोनार्की गई है और रिपब्लिक सिस्टम आया है, और लास्ट इलेक्शन के बाद से जब से वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई है, तब से वहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर आते जा रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये देखते हैं कि जो स्टेटमेंट आया है, इससे पहले की चीजें क्या क्या हुई कि ये स्टेटमेंट आना पड़ा। सबसे पहले ये देखते हैं कि नेपाल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले 8 मई को, एक्चुअली में हुआ क्या था, इंडिया ने इनॉग्रेशन किया था एक रोड का, जो कि है उत्तराखंड में, काला पानी से होते हुए वो रोड निकलता है। तो इंडिया ने उसका इनॉग्रेशन किया था, जिसके बाद नेपाल ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये एरिया हमारे अंदर आता है। उसने बताया था कि 3 एरियाज, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा, दे बिलोंग्स टू नेपाल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, काला पानी, लिम्पू लेक पास और लिम्पिया धुरा, ये तीनों रीजन जो कि एक्चुअली में इंडिया के अंडर आते हैं, नेपाल ने कहा है कि ये हमारी टेरिटरी को बिलोंग करते हैं। इस बात पे इंडिया ने भी स्टेटमेंट यही दिया था कि एक्चुअल में नवंबर में जब हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था, तब भी हमने अपना जो मैप था उसको हम लोगों ने रिवाइज किया था, तब आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके अलावा हमने ना ही कोई टेरिटरी ऐड की थी, ना ही कोई टेरिटरी हटाई गई थी, तब आपने ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया था? इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो एक्शन लिया गया नेपाल के द्वारा, वो अपने आप में ही बिल्कुल चाइना के कहने अनुसार है। इसके अलावा नेपाल की पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रूव किया था कि ये जो नया पॉलिटिकल मैप है हमारा, इसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा, ये तीनों रीजन जो बिलोंग करते हैं वो नेपाल के पास ही हैं। तो आप लोग ये 3 वर्ड याद रखिए, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा। लिपू लेक पास के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। अगर आप लोग जानते हैं कि किन के बीच में पास बनाता है लिपू लेक, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में और चीज देख सकते हैं कि जो चाइना वाला एंगल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको ये पॉइंट और स्ट्रेंथन करता है कि चाइना में 2008, चाइना जब से इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कंटिन्यू बढ़ा रहा है, जब से वहां पे मोनार्की से रिपब्लिक नेपाल हुआ है। 2008 में हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन हुए थे और उसके बाद मोनार्की से रिपब्लिक उसको बना दिया गया था। इसके बाद कंटिन्यूअसली चाइना अपना इन्वेस्टमेंट नेपाल में बढ़ाता जा रहा है। और हम लोगों ने एक और चीज देखी कि चाइना क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है किसी भी कंट्री में, उनको काफी ज्यादा लोन, काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे श्रीलंका का हम लोग केस देख सकते हैं, मालदीव्स का केस देख सकते हैं, जहां पे चाइना ने क्या कहा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाया एफडीआई के नाम पर, फिर धीरे धीरे उनकी प्लेसेस को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे उनकी टेरिटरी कैप्चर करता जाता है और उनकी विल के अकॉर्डिंग ही उस देश की जो पॉलिटिक्स होती है उसको हैंडल करता है। ऐसा ही वो नेपाल के केस में भी कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं 2014 और 15 के टाइम पे 42% ऑफ द टोटल एफडीआई वेंट टू नेपाल, मतलब नेपाल के पास जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसका 42% जो है चाइना इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अलावा अगर हम लोग रिसेंट लेटेस्ट डाटा देखें तो चाइना हैज अगेन सरपास इंडिया एज द टॉप इन्वेस्टर इन नेपाल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 एंड 20। अब उसका जो एफडीआई में शेयर है, नेपाल में जितना भी एफडीआई हो रहा है उसका 93% कौन कर रहा है, चाइना। तो एक एंगल तो हम ये लोग हम समझ सकते हैं कि चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंटिन्यूअसली। इसके अलावा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी उन्होंने उठाना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि अभी इंडिया और चाइना में लद्दाख रीजन में क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जब इन दोनों रीजन में स्टैंड ऑफ चल रहा है, दोनों कंट्रीज के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। क्यों ना हम लोग सोचें कि जब वो इंडिया इसमें इंगेज है, इंडिया में कोरोना पेंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है, तो क्यों ना एक छोटे छोटे करके हम लोग सारी हिस्सों में कैप्चर करना चालू कर दें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा हुआ क्या है।
कि नेपाल हैड टाइम द न्यू पॉलिटिकल मैप अराउंड द सेम टाइम इंडिया एंड चाइना वर इंगेज। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि लद्दाख सेक्टर में जैसा अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उसी को उसने सोचा है कि क्यों ना इसी टाइम का यूज करते हुए अपने भी एक्शन, जो भी हम लोग एग्रेसिव एंटी इंडिया एक्शन लेना चाहते हैं, तो क्यों ना इसी टाइम पे ले लें, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बिजी है पेंडेमिक को रिजॉल्व करने में और लद्दाख सेक्टर में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको टैकल करने में। ठीक है, इसके अलावा नेपाल हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्राइंग टू स्टीयर द इंडिया चाइना राइवलरी टू हिज एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि नेपाल ही करता है, ऐसा हमने लास्ट ईयर्स में काफी टाइम पे देखा है कि इंडो इंडिया अगर पाकिस्तान का कुछ इश्यू चलता है तो दूसरा जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो उस टाइम का यूजफुल यूज करता है, मतलब अपने एडवांटेज के लिए यूज करने लगता है। चाहे श्रीलंका का केस देख लें, चाहे मालदीव्स का केस देख लें, चाहे अभी रिसेंट टाइम पे नेपाल का केस देख लें। But increasing analysts in Kathmandu concede that China's influence over Kathmandu was rising rapidly. इसके अलावा नेपाल के अंदर भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स भी वहां पे काफी ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, आप बिना वीजा के भी इधर से उधर एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं। तो बिहार और यूपी के जितने लोग हैं उनके काफी ज्यादा मैट्रिमोनियल रिलेशंस हैं नेपाल के अंदर। तो ये पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन है जो कि नेपाल को भी समझना होगा। नेपाल के अंदर अपने आप में ही काफी ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, इवन अपोजिशन के जितने मेंबर्स हैं वो भी पार्लियामेंट में कंटिन्यूअसली आवाज को उठा रहे हैं कि इंडिया और नेपाल के जो कुछ ईयर्स में जो रिलेशन बिगड़े हुए हैं उनको गवर्नमेंट सुधारने की बजाय और बिगाड़ती जा रही है। किसके कहने पे? किसी दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस में, जो कि जैसा कि एक न्यूज और रिसेंट आई थी कि चाइना भी एक्वायर करता जा रहा है नेपाल की कुछ ना कुछ टेरिटरीज को, जिसके मामले में नेपाल बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है। तो इसमें लॉस किसका हो रहा है? नेपाल का ही। इंडिया का रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो इंडिया ने अभी तक साइलेंस बना रखा है इस पूरे मैटर पे। इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग बिलीव करते हैं किस पे? पीपल टू पीपल रिलेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में और नेपाल के लोगों में काफी ज्यादा रिलेशन है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं। तो हम लोग अभी इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। हम कब डिस्कस करेंगे? जब इस पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और ये कोई इशू इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि इशू इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। जितनी भी तीनों टेरिटरीज के नाम नेपाल ने बताए हैं वो ऑलरेडी इंडिया के पास ही है और इंडिया अभी भी उसको गवर्न कर रहा है। इसके अलावा जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था उसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने खुद प्रेस रिलीज करके कहा कि जो स्टेटमेंट है उनका वो पर्सनल स्टेटमेंट है और उसको वो गलत वे में न ले, मतलब इंडिया जो है उसको वो गलत वे में न ले। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे लास्ट 2018 में रामायण सर्किट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे रामायण सर्किट एक फ्लैगशिप स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की। उसमें उन्होंने क्या करा है कि 15 प्लेसेस को कनेक्ट किया गया है जहां पे लॉर्ड राम गए हैं, जहां पे उन्होंने पूरा ट्रेवल किया। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक, इवन श्रीलंका तक वो गए हैं, तो उन्होंने पूरा एक सर्किट उसको डेवलप किया है। इसके अलावा एक जनकपुर अयोध्या पैसेंजर बस सर्विस भी 2018 में ही स्टार्ट की थी। जनकपुर जैसा कि हम लोग जानते हैं नेपाल में है और अयोध्या लखनऊ के पास में उत्तर प्रदेश में है, तो वहां के लिए बस सर्विस भी स्टार्ट की थी। तो नेपाल की गवर्नमेंट कुछ कह रही है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हैं और नेपाल की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो वैसे ही स्ट्रांग बने रहे। इसीलिए उन्होंने रामायण सर्किट का भी जिक्र किया और जनकपुर अयोध्या का भी जिक्र किया। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या जो है वो इंडिया में क्यों है। सबसे पहले अयोध्या का जो एविडेंस है या श्री राम का जो एविडेंस है वो अभी मिलना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये काफी मतलब त्रेता युग की बात है, जो कि काफी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी बात है। तो ना ही कोई आपको एविडेंस मिलेंगे, ना कोई मटेरियलिस्टिक एविडेंस मिलेंगे, ना ही कोई आपको और भी प्रकार के एविडेंस मिलेंगे, ना रिटर्न एविडेंस मिलेंगे। सिर्फ एविडेंस एक क्या है? वाल्मीकि रामायण, जो कि बताती है कि अयोध्या कहां पे है। तो वाल्मीकि रामायण में एक जगह दे रखा है कि अयोध्या जो है वो कौशल राज्य में है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 16 महाजनपद, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे इंडिया में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो जो कौशल नाम का जनपद था उसके अंदर एक नगरी है अयोध्या। उसमें क्लियरली डिफाइंड किया गया है कि कौशल नाम का जनपद में अयोध्या नाम की नगरी है, जो कि कहां पे है? सरयू नदी के पास में।
तो सरयू नदी नेपाल से तो निकलती नहीं है, तो सरयू नदी कहां से निकल रही है? उत्तर प्रदेश से, दैट इज इंडिया से। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि अयोध्या जो है एक्चुअली इंडिया में है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि लॉर्ड राम जो है वो कहां बॉर्न हुए? अयोध्या में ही। कौन सी अयोध्या में? जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से। इसके अलावा एक और आप लोगों ने रिसेंट में न्यूज सुनी होगी कि चाइना जो नेपाल है उसने इंडिया के सारे न्यूज चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, उनका टेलीकास्ट ब्लॉक कर दिया है नेपाल में, एक्सेप्ट डीडी न्यूज। हुआ क्या था? इंडिया के जो न्यूज चैनल है उन्होंने बताया था कि जो चाइनीज एम्बेसडर है यानकी, उनके साथ इन हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं पीएम केपी शर्मा ओली। तो ये जो न्यूज थी ये नेपाल गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मीडिया को तो आप जानते हैं कि वो कुछ भी राई का पहाड़ बना देते हैं। तो उन्होंने एक एंगल निकाला कि जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर है वो हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसके थ्रू? चाइनीज एम्बेसडर यान की, और उनके अकॉर्डिंग, उनके विल के अकॉर्डिंग वो अपना पूरा का पूरा देश जो है गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां के लोग कि नेपाल जो है वो भारत का है, भारत का हितैषी है, और भारत जो है वो नेपाल की प्रोटेक्शन करता है, नेपाल का प्रोटेक्शन करता है। तो ये जो पीपल टू पीपल जो कम्युनिकेशन है, पीपल टू पीपल रिलेशन है, वो किसी और देश के इन्फ्लुएंस में आके हमें नहीं बिगाड़ने चाहिए। तो लास्ट में हम देखते हैं कि वाइल नेपाल हैज बीन कॉलिंग फॉर हाई लेवल टॉक्स, नेपाल चाह रहा है कि हम लोग बात करके इस मैटर को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि हम डिस्कस कब करेंगे? जब ये पेंडेमिक ओवर हो जाएगा, कोरोना वायरस। इवन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो नेपाल में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो इंडिया की वजह से फैला हुआ है, और उन्होंने कहा था कि नेपाल का जो कोरोना वायरस है वो कम खतरनाक है, इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो ज्यादा खतरनाक है। तो नेपाल को ये समझना पड़ेगा कि जो बफर स्टेट होते हैं, मतलब जो दो बड़े देशों के बीच में जो छोटी कंट्रीज रहती है, उनको हमेशा उन्हीं के साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं जो उनका ज्यादा फायदा कराते हों। जैसा कि इस समय हम जानते हैं कि काफी टाइम से इंडिया हमेशा नेपाल को प्रोटेक्ट करता रहा है, एक बिग ब्रदर का रोल साउथ एशियन कंट्रीज में वो प्ले करता आ रहा है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और आइडियोलॉजी की वजह से रिसेंट टाइम पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उसमें बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके अपने व्यूज हैं आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे, या फिर कमेंट सेक्शन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।